दिन में हंसता खेलता इंसानी, रात में खूंखार भूतिया परिवार। भगवान जी, आखिर कब मुझे इस कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी? रोज रोज कर्जदारों की गंदी गंदी बातें धमकियों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे इस परेशानी से मुक्ति दिला दीजिए भगवान जी। इसके कारण मेरे परिवार वाले भी काफी परेशान हो चुके हैं। अविनाश अपने जीवन के दुखों को याद करके परेशान हो रहा था, तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे कौन हो बेटा तुम? बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बाबा, जीवन में आए दुखों ने और कर्ज के बोझ ने मुझे जीते जी ही मार दिया है। बेटा, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे जीवन में दुख दर्द परेशानियां तो आते जाते रहेंगे, पर दुख के समय हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे जैसी भी परेशानी हो, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। बाबा की बात सही है, परेशानियों के बारे में मैं जितना सोचता रहूंगा उतना ही मैं परेशान होता जाऊंगा। कुछ दिन बाद अविनाश मणिपुर गांव में अपने छोटे से घर के आंगन में अपनी पत्नी निकिता, बूढ़े पिता बलवंत और छोटी बहन जानवी के साथ बैठा था, और सामने अविनाश के 2 बच्चे रोहन, चिंकी, ये दोनों खेल रहे थे। बहुत मजा आ रहा है बुआ जी, आप सभी आइए ना हमारे साथ खेलने। चलिए हम सब बच्चों के साथ खेलते हैं। तभी सब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। इतने में गांव का एक निवासी दामोदर वहां आता है। ये क्या, इस अविनाश के बच्चे के कारण मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। अरे ये यहाँ इतना खुश है, अभी इसकी खबर लेता हूँ। दामोदर अविनाश के पास आता है। अच्छा, मेरा पैसा देने के बजाय तो यहाँ अपने परिवार के साथ खेल कूद कर खुशियां मना रहा है। चल मेरे 20,000 रुपए अभी निकाल। अविनाश, महीनों से तू मेरा पैसा लेकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। दामोदर भाई, आप चिंता मत कीजिए। आज रात को ठीक 10 बजे आप अपने परिवार के साथ मेरे घर चले आना। हम आपको बढ़िया सा खाना भी खिलाएंगे और साथ में मैं आपका सारा कर्ज भी चुका दूंगा। सच में तू मेरा पैसा दे रहा है? हाँ, सच में भाई। पर तुझ जैसे भिखारी के पास अचानक कहाँ से आ गए पैसे? हाँ, तू तो दाने दाने को मोहताज था। भाई साहब, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? रात का समय दामोदर अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी सपना के साथ अविनाश के छोटे से घर में आता है। निकिता, जाओ तुरंत दामोदर भाई और उनके परिवार के लिए खाना लेकर आओ। सपना, चलना मेरे साथ, हम खाना लेकर आते हैं। सपना निकिता जानवी के साथ रसोई में चली जाती है। थोड़े समय बाद जानवी और निकिता 2 बड़ी थालियां बर्तन से ढकी हुई बाहर लेकर आती हैं। सपना बिटिया कहाँ है? वो पकौड़े लेकर आ रही है, आप खाना शुरू कीजिए। तभी लक्ष्मी एक थाली के ऊपर का ढक्कन हटाती है तो उसमें कई सारे बड़े बड़े मरे हुए चूहे थे। ये क्या है? इतने सारे मरे हुए चूहे! दोनों चूहों को देखकर डर जाते हैं। अरे डरिए मत, ये चूहे हमारे घर की बिल्ली का खाना है। जानवी, इसे सामने रख दो। जानवी चूहों से भरी थाली वहां से उठा लेती है। तभी दामोदर दूसरी थाली का ढक्कन हटाता है तो उसमें उसकी बेटी सपना का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। यह भयानक दिल दहला देने वाला मंजर देखकर दामोदर और लक्ष्मी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। सपना! तभी अविनाश और उसके परिवार के सभी सदस्य भयानक भूत, चुड़ैल और राक्षस बन जाते हैं। क्या हुआ दामोदर? अपनी बेटी का कटा हुआ सिर देखकर सिर घूम रहा है क्या? भूत! ये तो सारे भूत हैं, भागो यहाँ से। सारे प्रेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी दामोदर लक्ष्मी पीछे मुड़ते हैं तो पीछे दरवाजा ही नहीं था, वहां बड़ी सी दीवार थी। अरे दरवाजा कहाँ गायब हो गया? क्या हुआ दामोदर, अपना कर्जा नहीं लेगा हमसे? सारे प्रेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, मैं अपना कर्ज माफ करता हूँ। बाबा, बल्कि हम तुम्हें और पैसे दे देंगे, बस हमें यहाँ से जाने दो। हमें जाने दीजिए, हमें कुछ मत करना। कर्ज तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और बिना कर्ज दिए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। सब प्रेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। तभी सारे प्रेत दामोदर और लक्ष्मी को जान से मार देते हैं और उनके शरीर को नोच नोच कर खा जाते हैं। अगले दिन सवेरे अविनाश और उसके परिवार वाले सब नॉर्मल पहले की तरह इंसान बन चुके थे। निकिता, मैं काम पर जा रहा हूँ। अविनाश वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद बलवंत, जानवी और निकिता बच्चों के साथ आंगन में बैठे थे और सामने गांव के सारे निवासी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी पड़ोस वाली 2 महिलाएं वहां आती हैं।
निकिता, हम सब दामिनी बहन के घर जा रहे हैं। उनके घर बेटी हुई है। तुम चल रही हो साथ? हाँ हाँ, चलती हूँ ना। निकिता उन महिलाओं के साथ वहां से चली जाती है। आखिर ये क्या राज है? दिन में हंसता खेलता दिखने वाला ये आम इंसानी परिवार रात को अचानक से इतना भयानक भूतिया रूप कैसे धारण कर लेता है? इधर रोज की तरह अविनाश एक खेत में मजदूरी कर रहा था, तभी वहां खेत का मालिक रंजीत आता है। अच्छा सुन अविनाश, तू किसी मेहंदी डिजाइनर को जानता है क्या? 2 दिन बाद मेरी बेटी मधु की शादी है और मधु को मेहंदी लगाने के लिए हमें अब तक कोई अच्छी मेहंदी डिजाइनर नहीं मिल रही है। मालिक, मेरी छोटी बहन जानवी है ना, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अरे वाह, तू अपनी बहन को आज रात मेरे घर भेज देना, वो मेरी बेटी मधु को मेहंदी लगा देगी। क्षमा कीजिए मालिक, पर मेरे बाबा मेरी बहन को घर से बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा कोई नहीं, मैं अपनी बेटी और पत्नी को रात में तेरे घर भेज दूंगा। रात का समय अविनाश और सब घर में थे, तभी रंजीत की पत्नी कावेरी और उसकी बेटी मधु दोनों वहां आते हैं। अरे जानवी, ये रंजीत मालिक की बेटी है, इन्हें बढ़िया सी मेहंदी लगा दो। तभी जानवी मधु के हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है। वाह दीदी, आप तो कितनी बढ़िया डिजाइन बना रही हो। थोड़े समय बाद जानवी मधु के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। तभी अचानक मधु के हाथ में बहुत जलन होने लगती है। मेरा हाथ। क्या हुआ बिटिया? मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है माँ। तभी अचानक मधु के हाथों की वो मेहंदी भयानक कीड़े बन जाते हैं और वो कीड़े मधु के हाथों में घुसकर उसे काटने लगते हैं। ये कीड़े कहाँ से आ गए? अरे ये कीड़े कहाँ से आ गए? मधु दर्द के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी जानवी और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ मेरी बच्ची दर्द के मारे तड़प रही है और तुम लोग हंस रहे हो। तभी चिंकी मधु का हाथ पकड़ती है। माँ, मैं इसका ये हाथ खाऊंगी और मैं इसके दोनों पैर खाऊंगी। और मैं इस मधु का सिर खाऊंगा। सबकी ये भयानक बातें सुनकर मधु और कावेरी के होश उड़ जाते हैं। माँ, ये सब क्या बकवास किए जा रहे हैं? तभी अविनाश और उसके परिवार वाले भयानक भूत चुड़ैल, पिशाचिनी और राक्षस बन जाते हैं। माँ, ये तो भूत है। अब इस मेहंदी के बदले हम तुम दोनों को नोच नोच कर खाएंगे। तभी सारे भूत प्रेत और कावेरी को मारकर उनके शरीर को भी खा जाते हैं। इस गांव का हर निवासी धीरे धीरे हमारा शिकार बनता जाएगा। गांव के निवासियों को अविनाश और उसके परिवार के इस भयानक रहस्य के बारे में पता नहीं था। अगले दिन सवेरे अविनाश और सब फिर से इंसानी रूप में आ जाते हैं। तभी रंजीत अविनाश के घर आता है। अविनाश, मेरी पत्नी और बेटी कल रात तुम्हारे घर आई थी, वो दोनों कहाँ हैं? वो अब तक मेरे घर नहीं आए। पर मालिक, वो दोनों तो कल रात यहाँ आए ही नहीं थे। हम कल देर रात तक उनकी राह देखते रहे। हाँ, मैं भी रात में काफी देर तक उनकी राह देख रही थी, पर वो आए ही नहीं थे। ये सुनकर रंजीत घबरा जाता है। क्या? अगर वो यहाँ नहीं आए थे तो फिर कहाँ गए थे? वो दोनों तो घर भी नहीं आए। शायद मालकिन और छोटी मालकिन कहीं और चले गए होंगे मालिक। रंजीत वहां से चला जाता है। इधर दामोदर के घर के बाहर गांव के 2 निवासी दीपक, अरुण आते हैं। अरे भाई दामोदर भाई, कहाँ चले गए यार? कल से उनके घर पर ताला लगा हुआ है। शायद अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे सब। दोपहर का समय, निकिता घर से बाहर गांव में आती है। तभी उसे एक छोटे से घर के बाहर एक महिला बैठी दिखाई देती है जो रो रही थी। तभी निकिता उसके पास आती है। क्या हुआ मालती काकी, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बिटिया, मेरे बेटे को कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। 4 दिन से मेरी बहू और सब भूखे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को जल्दी कोई अच्छा काम मिल जाएगा। बिटिया, अगर हो पाए तो तू हमारी थोड़ी सहायता कर दे। 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। काकी जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप आज रात को पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना। मैं आप सबको अच्छा खाना भी खिलाऊंगी और साथ में कई सारा राशन और थोड़े पैसे भी दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। रात का समय, निकिता और सब घर में थे। तभी मालती और उसके परिवार वाले वहां आते हैं तो निकिता उन सबको खाने में इंसान के कंकाल की हड्डियां देती है। ये सब क्या है बिटिया?
चिंता मत कीजिए काकी जी, बहुत जल्द आप सबके शरीर की हड्डियां भी ऐसे ही सूख जाएंगी। तभी निकिता और सब फिर से अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं और वो मालती और उसके परिवार वालों को भी मार देते हैं। अब इसी तरह रोज रात में निकिता और उसके परिवार वाले भूतिया रूप में आकर गांव के अलग अलग निवासियों को मारने लगे। कुछ दिन बाद एक रात गांव का साहूकार अविनाश के घर के बाहर आता है। हे अविनाश के बच्चे, बाहर निकल, 4 महीने से मेरा पैसा दबाकर कहां छुप कर बैठा है, बाहर निकल अविनाश। तभी अविनाश और सब बाहर आते हैं तो वहां गांव के 2-3 निवासी और आते हैं। अरे आप सब यहाँ? वो सब छोड़, मेरा पैसा निकाल अभी। हाँ भाई, मुझे भी मेरा पैसा चाहिए, काफी दिन से तुम पागल बना रहे हो मुझे। अच्छा हुआ आप सब आ गए, आप सब अंदर आइए, मैं आपको आपका सारा पैसा देता हूँ। तभी सब घर के अंदर आते हैं तो अविनाश घर का दरवाजा बंद कर देता है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? कहीं हमें मारने का प्लान तो नहीं है तेरा? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं साहूकार साहब। तभी अविनाश और सब अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सब तो भूत है, भागो यहाँ से। सब जैसे ही भागने लगते हैं तो अविनाश का ये घर अचानक से एक खंडर कमरा बन जाता है जिसकी दीवारें खून से लाल थी और नीचे फर्श पर इंसानों के कई सारे कंकाल उनके शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। यह भयानक मंजर देखकर बलराम और सबकी रूह तक कांपने लगती है। अरे ये कहाँ आ गए हम? यहाँ तो इंसानों के शरीर के कितने सारे टुकड़े हैं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे शरीर के टुकड़े भी यहाँ ऐसे ही पड़े रहकर सड़ते रहेंगे। नहीं 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 चुड़ैल बहन, हमें मत मारना, हमें जाने दो यहाँ से। चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। हमारे 10 गिनने तक तुम सब यहाँ से भाग जाओ, और अगर 10 गिनने तक तुम यहाँ से नहीं भाग पाए तो हम तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि दोबारा जन्म लेने की तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। ये सुनकर बलराम और सब डर के मारे पेंट में ही सूसू कर देते हैं। अरे देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। अब सब इन खंडर में से 6 दरवाजे थे। तभी बलराम और सब दरवाजे से जाते हैं तो वो सब दूसरे दरवाजे से वापस इन्हीं भूतिया लोगों के पास इस खंडर कमरे में आ जाते हैं। भागो भागो इंसानों, भागो। हमें वापस इसी कमरे में कैसे आ गए? चलो दूसरे दरवाजे से जाते हैं। तभी सब दूसरे दरवाजे से बाहर जाते हैं तो फिर से सब तीसरे दरवाजे से इसी खंडर कमरे में चले आते हैं। अब इसी तरह सब हर दरवाजे से जाते हैं पर बार बार सब वापस इन्हीं भूतों के पास इस खंडर कमरे में चले आते हैं। ये देखकर सारे प्रेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये कैसा चक्रव्यूह है? हम जिस भी दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वापस इसी खंडर में कैसे चले आ रहे हैं? अरे गिनती खत्म और अब तुम्हारा जीवन भी खत्म। तभी सारे प्रेत साहूकार और सब पर हमला करके उन्हें भी दर्दनाक तरीके से मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। अगले दिन सवेरे साहूकार की पत्नी बलराम की पत्नी सब अविनाश के घर आते हैं और उससे अपने पतियों के बारे में पूछते हैं। नहीं, कल रात को तो कोई यहाँ आया ही नहीं। अब गांव में रोज रोज हो रहे इंसानों के लापता होने पर गांव के निवासी भी परेशान होते जा रहे थे। अगले दिन रात में रंजीत गांव में सड़क से पैदल चलते हुए जा रहा था। पता नहीं मधु और कावेरी कहाँ चले गए, कब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो एक बार अविनाश को लेकर पास के गांव में जाकर देख लेता हूँ, शायद वहां मुझे मधु और कावेरी मिल जाए। रात के 10 बजने को आए थे तभी रंजीत अविनाश के घर के पास आता है तो अविनाश के घर के अंदर से भयानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और घर का दरवाजा बंद था। अरे ये कैसी आवाजें हैं? रंजीत जब घर की खिड़की के पास आकर अंदर देखता है तो अंदर घर में अविनाश और सब भूतिया अवतार में कुछ गांव के निवासियों को बेरहमी से मार रहे थे। ये देखकर रंजीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये सब तो भूत है। अगले दिन रंजीत गांव के सारे निवासियों को अपनी हवेली में बुलाता है और सबको कल रात की सारी घटना के बारे में बताता है। ये सुनकर मुखिया और सबके होश उड़ जाते हैं। क्या अविनाश और उसके परिवार वाले भूत हैं और वही गांव के निवासियों को मार रहे हैं? बाप रे, ये तो काफी गंभीर समस्या है। हाँ मुखिया जी, और हम उन भूतिया परिवारों को ज्यादा दिन इस गांव में नहीं रहने देंगे, वरना वो भूतिया परिवार जो दिन में इंसान और रात में भूत बन जाता है, वो सब बहुत जल्द हमारे पूरे गांव के निवासियों को मौत की नींद सुला देंगे। शाम का समय सब गांव में एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो बाबा अपने तंत्र मंत्र से उन भूतिया परिवार का रहस्य का पता करते हैं। थोड़े समय बाद उस घर में जो अविनाश और उसके परिवार के सदस्य हैं, वो इंसान नहीं जंगल में रहने वाली भयानक प्रेत है। बात उन दिनों की है
बेटा, अब तुम दुखी मत हो और घर जाकर अपने परिवार के साथ खुश रहो। तुम्हारा सारा कर्ज भी दूर हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अविनाश वहां से चला जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से एक भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है और उसके पास कई सारे प्रेत, चुड़ैल, भूत, पिशाचिनी ये सब आ जाते हैं। मेरे भूतिया साथियों, इंसानों की बस्ती में जाने का समय आ चुका है। रात का समय अविनाश अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा था। तभी वहां वही राक्षस और भूत आ जाते हैं और वो अविनाश और उसके परिवार वालों को मारकर उनका रूप धारण कर लेते हैं। और तब से वो सब प्रेत गांव में रहकर यहाँ के निवासियों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। बाबा, उन प्रेतों का अंत करने का कोई तो उपाय होगा ना? आज अमावस्या की रात है। सारे प्रेतों का घर जंगल में एक विशाल पेड़ पर है और उसी पेड़ में उन सारे प्रेतों की शक्तियां जुड़ी हैं। हमें आज रात उस पेड़ को जलाना होगा, जिसके बाद उन सारे प्रेतों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। रात का समय बाबा और सब जंगल में एक विशाल पेड़ के पास थे। सारे गांव वाले पेड़ के पास एक गोल घेरा बनाकर बैठे थे और सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। जब तक इस पेड़ को आग नहीं लगती, कोई भी इंसान एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। वो प्रेत यहाँ आकर तुम्हें डरा सकते हैं, तुम्हें हानि भी पहुंचा सकते हैं, पर तुम्हें हाथ नहीं छोड़ना है। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र करने लगते हैं और सारे गांव के निवासी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। तभी वहां वो सारे प्रेत प्रकट हो जाते हैं। बंद करो ये सब, वरना हम तुम सबका सर्वनाश कर देंगे। चाहे जो भी हो जाए, कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। ये प्रेत तुम लोगों के करीब नहीं आ सकते। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र करने लगते हैं और सारे प्रेत जब इंसानों के पास जाने लगते हैं, बाबा ने सबके पास एक शक्तिशाली घेरा बनाया हुआ था, जिसके कारण सारे भूत गांव वालों के पास नहीं जा पा रहे थे। रोको इन सबको। तभी सारे प्रेत लकड़ियां, पत्थर ये सब गांव वालों को फेंक कर मारते हैं। गांव वाले दर्द के मारे तड़प रहे थे, पर वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। छोड़ो हाथ इंसानों, कोई हाथ नहीं छोड़ना। तभी राक्षस एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। ये देखकर सब गांव वाले घबराने लगते हैं। अब जैसे वो राक्षस वो पत्थर गांव वालों को मारने लगता है, तभी उस पेड़ पर आग लग जाती है और सारे प्रेत उस जलते हुए पेड़ के अंदर जाकर उस आग में जलने लगते हैं। तभी वो पेड़ पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाता है और उनके प्रेतों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो इसी तरह बाबा और गांव के निवासियों ने बड़ी हिम्मत करके उन प्रेतों का अंत किया और अब सभी गांव के लोग आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगे।